एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोग अब देखते हैं कि हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है, जहाँ पर हिराको अब एक मूली को हार्वेस्ट कर देता है। उसके साथ सीना भी होती है। वो अपने मैजिक का यूज करके अब उस मूली को साफ कर देती है, जिससे वो खाने लायक बन जाती है। हिराको को अब ये मूली काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, तो अब वो उसे टेस्ट करता है और सही में वो उसे काफी पसंद आती है। वो कहते हैं कि ये सैलेड के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करी जाएगी। तो अब सीना कहती है कि क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। तो हिराको कहता है कि ठीक है, क्या तुम इसी मूली में से खा लोगी। इसके बाद अब जैसे वो उस मूली को खाती है, उसे तो वो काफी ज्यादा स्पाइसी लगती है, जो देखकर अब हिराको भी उसे कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि तुमने मूली को एकदम पीछे से खाया है। अगर तुम उसे आगे से खाती तो तुम्हें मीठा लगता। मूली के जो लास्ट पॉइंट होते हैं वो काफी स्पाइसी होते हैं और उनका यूज किया जाता है अचार बनाने के लिए। ये सुनकर अब सीना कहती है कि ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो अब हिराको भी कहता है कि हाँ माफ कर दो, मैंने तुम्हें बताया नहीं। हिराको अब कहता है कि हम लोग इस तरीके से इन्हें वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं, तो हमें काफी सारे अचार को बनाना चाहिए। शायद से हम लोग को ड्राई डाइकॉन्स को भी बनाना चाहिए। ये सुनकर सीना पूछती है कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो हिराको कहता है कि शायद से उन्हें कट करके और उन्हें सुखाकर, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर अब कुछ बच्चे आ जाते हैं हिराको को कुछ बताने के लिए। उनकी बात सुनकर हिराको भी कहता है कि क्या हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ अजीब लोग आए हैं। तो हिराको भी जाकर देखता है और अब वो देखता है कि कुछ लोग तो अब उन भगवान की मूर्ति के सामने नीचे बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर हिराको भी कहता है कि ये तो सही में अजीब लोग हैं। थोड़ा सा चेक करने के बाद अब हिराको को पता चलता है कि ये तो वालग्रीफ है। अगर तुम लोग को याद नहीं है कि वालग्रीफ कौन है, तो सीजन 1 का एपिसोड 11 जाकर देख लेना। उसका लिंक तुम लोग को आई बटन पे मिल जाएगा। वालग्रीफ जो कि वैम्पायर्स का एंसेस्टर है, वो भी अब हिराको से कहता है कि सही पहचाना, काफी समय बाद मिल रहे हैं। हिराको अब देखता है कि वालग्रीफ के साथ तो एक और लड़की होती है। इसके बाद वो लोग अब अंदर जाते हैं। वालग्रीफ अब जाकर अल्फ्रेड से मिलता है और कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या 20 साल हो चुके हैं। तो हिराको कहता है कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। जिस पर अब वालग्रीफ कहता है कि जब तुम इतना लंबा जियोगे ना, तब तुम्हें टाइम के बारे में ऐसे ही पता नहीं चलेगा। तो हिराको कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या, वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो वालग्रीफ कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद वो लड़की भी अब हिराको से कहती है कि मुझे काफी ऑनर फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं वालग्रीफ की वाइफ नहीं हूँ। दरअसल मेरा नाम फूशु है और मैं कोरिन की प्रीस्टेस हूँ। ये सुनकर हिराको भी अब उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं हिराको हूँ और मैं यहाँ का मेयर हूँ। हिराको अब लू से पूछने लगता है कि आखिर एक कोरिन का रिलीजन क्या है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। वहीं वालग्रीफ भी हैरान होकर कहता है कि क्या मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं था। तो हिराको कहता है कि ये नाम तब तो आया था जब हमें पियानो गिफ्ट में मिला था, पर अच्छे से इस नाम के बारे में मुझे पता नहीं। तो अब वालग्रीफ बताता है कि जो कोरिन है वो एक तरीके से मिक्स है सारे गॉड्स और रिलीजन्स का, जो कि इस धरती पर वर्शिप किए जाते हैं। हमारा टेम्पल हमें सिखाता है कि सभी लोग के पास फ्रीडम है अपने खुद के गॉड को प्रेज करने की। ये सुनकर हिराको भी कहता है कि ये तो काफी अच्छी मान्यता है। जिसके बाद लू भी अब हिराको को बताती है कि जो प्रोजेनाइटर होते हैं, यानी कि जो वालग्रीफ है, वो कोरिन रिलीजन को लीड करता है। ये सुनकर तो हिराको भी अब हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता तो था कि वालग्रीफ काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लू कहती है कि इसी तरीके से फूशु भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वहाँ की प्रीस्टेस है, वो भी सबसे मेन हेड वाली। फूशु भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए सेलिब्रेशन किए जाते हैं और परेड निकाली जाती है। ये सुनकर हिराको डर जाता है और कहता है कैसी बात है, तो हम लोग को फूशु के लिए एक बड़ा सा रिसेप्शन रखना चाहिए और मुझे उसके सामने बाव करना चाहिए। ये सुनकर फूशु कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग बिना बताए ही आए हैं। वालग्रीफ भी अब हिराको से कहता है कि हाँ, दरअसल फूशु की एक रिक्वेस्ट है। तो हिराको ये पूछता है कि कैसी रिक्वेस्ट। तो अब फूशु अब उदास हो जाती है और अब वो कहती है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे विलेज के अंदर सिर्फ लू नहीं रहती है, बल्कि वो पर्सन भी रहती है जिसका मेडिकल हर्ब्स के अंदर काफी ज्यादा स्टडी और अथॉरिटी है, जो कि है द ग्रेट फ्लोरा, जो कि फेमस है अपनी नॉलेज के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फ्लोरा अब यहाँ पर ही आ जाती है उन लोग की मदद करने के लिए। हिराको भी अब हैरान हो जाता है और अब वो लू से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा फेमस हो। तो अब फ्लोरा कहती है कि मैं लंबी लंबी फेंक नहीं रही हूँ, लेकिन जो बुक में लिखती हूँ तो उनकी किताबों को हर एक मैजिक स्कूल में सिखाया जाता है और यूज किया जाता है। फ्लोरा अब फूशु से कहती है कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे बेटे को क्या बीमारी हुई है और उस बीमारी का इलाज मैं अभी ही करना शुरू कर दूंगी। तो वो भी अब उसे बता देती है। ये बीमारी सुनकर तो अब फ्लोरा भी थोड़ी सी घबरा जाती
जाती है। वो अब कहती है कि इस केस को सोल्व करना तो काफी डिफिकल्ट होगा, ये तो एक काफी यूनिक सा केस है, ये तो सारी ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का एक कॉम्बिनेशन है जो कि फूशू के बेटे को हुई है। ये सुनकर फूशू भी कहती है कि मुझे लगा ही था, जितने भी मैं अपोथेकेरी और हीलर से मिली हूँ उन्होंने भी यही सेम बात कही है कि इलाज करना मुश्किल है। ये सुनकर तो वालग्रिफ कहता है कि इसका इलाज इतना मुश्किल है कि ग्रेट लोग भी नहीं इसको सोल्व कर पाएंगे। ये देखकर हिराको भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि कुछ तो होगा ना जो कि हम लोग कर पाएंगे, जिस पर ब्लू कहती है कि इसे करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से गिव अप भी नहीं कर सकते हैं बिना स्टार्ट किए। जिस पर फ्लोरा भी कहती है कि हाँ, हम लोग कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लू और फ्लोरा अपने आप को अपनी लैब के अंदर लॉक कर देते हैं और अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। इसके बाद लू अब हिराको को एक किताब दिखाती है और कहती है कि इसमें जितने भी सामान है उन्हें लेकर आओ। तो हिराको भी कहता है ठीक है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट वो देखता है कि वो होता है एक हॉली ड्रॉप जो कि है व्हाइट फ्लावर की, और ये व्हाइट फ्लावर सिर्फ स्नोई पीक पर उगता है। हिराको को याद आता है कि ये तो लू को एक बार गिफ्ट में मिला था जो कि टिया ही लेकर आई थी, और अब वो उसे ये काम दे देता है और अब टिया उड़कर जाकर इस फ्लावर को लेने चली जाती है। जिसके बाद अब अगला सामान होता है वॉकिंग मशरूम जो कि वॉन्डर कर रहा है डार्क फॉरेस्ट के अंदर, और अब इस मशरूम को इकट्ठा करने के लिए हिराको सभी एल्फ से कह देता है क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर हंटिंग करने में वही सबसे माहिर हैं, और अब वो उस मशरूम को लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद अब अगला सामान होता है ड्रैगन के आंसू। इस सामान को लेने के लिए हिराको अभाकुरन और लास्टी के पास आ जाता है, जहाँ पर अभाकुरन अब लास्टी के पैरों पर गुदगुदी करने लगती है और अब लास्टी भी काफी जोरों से हंसने लगती है। हंसते हंसते उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और अब हिराको उन आंसुओं को कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब हम लोग को एक डार्क स्टोन की जरूरत है जो कि हम लोग को गुरु ग्रंथ के माउंटेन्स पर मिलेगा। ये नाम सुनकर तो हिराको कहता है कि नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। डार्क स्टोन सुनकर हाकुरन कहती है कि जो ये स्टोन है ये तो ड्राइमे के नेस्ट के अंदर मिल जाएगा, क्या मैं जाकर उसे लेकर आऊं? तो हिराको भी कहता है कि हाँ प्लीज। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लिया और सारी एल्फ अब वापस आती है। हिराको देखता है कि उनकी हालत तो काफी ज्यादा बुरी हो रखी है। वो लिया से पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो? जिस पर अब लिया कहता है कि जितना कहानियों में लिखा है वो जो मशरूम है वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो हिराको भी अब हैरान होकर कहता है कि आखिरकार एक मशरूम इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और अब लिया हिराको को वो मशरूम दे देती है, जिसे देख कर हिराको कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा छोटा है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स को अब इकट्ठा कर दिया जाता है। हिराको माइकल की तरफ से एक पोर्टेड प्लांट भी लेकर आया है। उस प्लांट को देखकर लू कहती है कि ये जो प्लांट है ये काफी रेयर है। वहीं फ्लोरा कहती है कि हमें इसे निकालते हुए काफी केयरफुल रहना होगा। तो अब हिराको भी डर जाता है और कहता है कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही है कि इसे निकालने पर ये चीख मारेगा या फिर खतरनाक सी स्पेल निकालेगा। हिराको बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है और फ्लोरा एकदम से उसे निकाल देती है। वहीं हिराको एकदम से अपने कान बंद कर लेता है इस सोच में कि ये जो गाजर है ये चिल्लाएगी, लेकिन अब वो देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है कि ये तो काफी नॉर्मल है, लेकिन तभी उस गाजर में से तो काफी गंदी बदबू निकलने लगती है जो कि बहुत ज्यादा बेकार होती है। हिराको तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा है। फ्लोरा उसे कहती है कि इसे बाहर निकालने के बाद ये स्मेल निकालता है और ये स्मेल इतनी ज्यादा बेकार होती है कि इससे मॉन्स्टर्स भी भाग जाती हैं, लेकिन चिंता मत करो ये जानलेवा नहीं है। ये सुनकर हिराको कहता है कि काफी जल्दी बता दिया। ऐसा बोलकर वो बाहर निकलता है जिससे हिराको जाकर नहा सके, लेकिन अब जैसे हिराको अपने वुल्फ के पास आता है उसकी स्मेल सुनकर तो अब वो वुल्फ भी भाग जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि और भी दिन बीतते रहते हैं। हिराको कहता है कि हमने सारे सामानों को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट शुरू होने वाला है जो कि है उस दवाई को बनाना। हम लोग अब देखते हैं कि लू और फ्लोरा उस दवाई को काफी जोरों शोरों से बना रहे हैं। वहीं फूशो तो भगवान के सामने प्रे कर रही होती है। हिराको कहता है कि फ्लोरा और लू का एक्सपेरिमेंट्स काफी दिनों तक चला और जो लू है वो सुबह से रात तक प्रे करती रहती है भगवान के सामने। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम काफी अजीब चीजें हो रही थी, जैसे आग लग जाना या फिर बिजली निकल जाना। दूसरी तरफ हिराको देखता है कि फूशो तो रात में भी प्रे कर रही है। वो उसे कहता है कि काफी लेट हो रहा है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, पर वो उसकी बात मानती नहीं है और कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं सिर्फ प्रे ही कर सकती हूँ मेरे बेटे के लिए, क्योंकि और कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू और फ्लोरा का एक्सपेरिमेंट अब पास हो जाता है, लेकिन पूरे उनके घर के अंदर धमाका हो जाता है और अब अगली सुबह वो फूशो को लाकर वो दवाई दे देते हैं जो कि उन्होंने बनाई है इतने दिनों की मेहनत लगाकर। दवाई पाकर फूशो काफी खुश हो जाती है और अब वो उनका शुक्रिया करती है। वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये काफी डिमांडिंग टास्क था। जिस पर अब लू कहती है कि यहाँ पर अपना थैंक्स करने से अच्छा है कि
तुम जल्दी से अपने बेटे के पास जाओ और उसे ये दवाई दो। इस दवाई को पीने के बाद तुम्हारे बेटे की जो हालत है वो काफी तेजी से इम्प्रूव होगी। ये सुनकर फूशू भी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आप लोगों ने मेरी मदद करी, इसकी पेमेंट मैं आपको एक दिन जरूर करूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग अब दिखते हैं कि फूशू और वालग्रिफ यहाँ से जा रहे हैं। वो उन्हें गुड बाय करके चले जाते हैं। वहीं हिराकू फ्लोरा और लू से कहता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। वहीं लू कहती है कि हाँ, लेकिन मैं काफी थक गई हूँ। वहीं फ्लोरा कहती है कि हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कवर किया, इसके बारे में तो मैं काफी सारी किताबें लिख सकती हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हिराकू कहता है कि अब हम लोग को एक और इशू को सॉल्व करना है, और वह प्रॉब्लम ये है कि फूशू के इतना ज्यादा प्रे करने की वजह से वो जो भगवान की मूर्ति है वो ग्लो करने लगी है। क्या ये चीज फूशू क्या अपने बच्चे के प्रति प्यार को दिखा रहा है या फिर ये कोई डिवाइन मिरेकल है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मूर्ति में से रोशनी रात भर तक निकलती रही, जिसकी वजह से ज़ाबूटोन और उसकी फैमिली अच्छे से सो नहीं पाई। हिराकू कहता है कि मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हम लोगों ने मूर्ति के आगे दरवाजे लगा दिए और उसे बंद कर दिया, और हम उन दरवाजों को सिर्फ प्रेयर के टाइम पर ही खोलते हैं। वहीं पर अब ये देखकर तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी मूर्ति के सामने दरवाजे लगा दिए। अगले सीन में हम लोग अब कुछ 20 लड़कियों को देखते हैं जो कि जंगल में आकर अब फ्रूट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर अब एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है जो कि उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। इसके बारे में आकर वो लोग हिराकू को बताते हैं। हिराकू भी अब हमें कहने लगता है कि मैं कम्प्लीटली भूल गया था इस एक्सपेरिमेंटल एरिया के बारे में। हिराकू अब कहने लगता है कि जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि भगवान ने मुझे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दे रखा है, उसकी वजह से मैं सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज करके कोई भी क्रॉप्स को उगा सकता हूँ, जिसके लिए मुझे सीड या फिर किसी और भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से कभी कभार ऐसी चीजें उग जाती है जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता होती है। जैसे हिराकू ने यहाँ पर धनिया और जीरा भी उगाया है। हिराकू बस सोचता है कि मुझे ये चाहिए, जैसे मुझे सीसम चाहिए, और उन्हीं के प्लांट उग जाते हैं। भले हिराकू ने उन्हें कभी भी ना देखा उसकी लाइफ में, फिर भी वो उग जाते हैं। और इसी ही तरीके से हिराकू को नहीं पता है कि आखिर ये पेड़ किस चीज का है। इस चीज को ही चेक करने के लिए हिराकू के साथ सीना, फ्लोरा और टिया आए हुए हैं। हिराकू कहता है कि मैं नई चीजें यहाँ पर उगाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर मैंने क्या उगा रखा है। जिस पर फ्लोरा कहती है कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें हर चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए हमें ये देखना होगा कि आखिर ये क्या है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कोई क्रॉप्स किसी के साथ मिक्स हो सकती है। तो हिराकू कहता है कि ठीक है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। हिराकू अब काफी कोशिश करता है ये सोचने की कि आखिर ये प्लांट किस चीज का है, पर उसे नहीं पता चल रहा होता है। इतने में ही सीना अब जमीन में से उठाकर उसे एक चीज देती है और कहती है कि ये इस पेड़ में से गिरे हैं। ये देख हिराकू को समझ आ जाता है कि ये तो अखरोट हैं। फ्लोरा अब कहने लगती है कि क्या ये एक सीड है, तो हिराकू कहता है कि हाँ शायद से, लेकिन इसके अंदर जो चीज मिलती है हम उसे खा सकते हैं, लेकिन इसे खोलना काफी मुश्किल होता है, इसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत है। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि टिया तो इन्हें काफी इजीली से अपने हाथ से ही खोल देती है। वो पूछती है कि क्या इसे खाया जा सकता है, तो हिराकू कहता है कि हाँ, लेकिन शायद इसे पकाकर खाना चाहिए। वहीं पर फ्लोरम अखरोट के बारे में अब नोट कर रही होती है। तभी सीना हिराकू से कहती है कि यहाँ पर एक और पेड़ है और इसके अंदर भी कुछ अलग से ही फ्रूट्स हैं। हिराकू अब उस पेड़ के भी फ्रूट्स को देखता है और देखता है कि इसके अंदर भी सीड है, और अब सीना इनके भी शेल को तोड़ती है और अब हिराकू को पता चलता है कि ये तो बादाम है। इस चीज के बारे में भी फ्लोरम अब नोट कर देती है। वहीं अब हिराकू कहता है कि अगर हम लोग को यहाँ पर अखरोट और बादाम मिले हैं तो मुझे अंदाजा हो गया है कि यहाँ पर और भी बाकी चीजें क्या होने वाली हैं। इसके बाद वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर एक और प्लांट होता है जिसकी काफी सारी अजीब अजीब सी पत्तियां होती हैं। वो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर तो कोई फ्रूट ही नहीं है, तो हिराकू कहता है कि इनका फ्रूट जमीन में है। ऐसा बोल के हिराकू उन प्लांट्स को उठाता है और अब पता चलता है कि ये तो मूंगफली का पेड़ था। इन सारी चीजों को देख कर हिराकू कहता है कि हाँ, अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, यहाँ पर चीजें उगाते टाइम मैं काफी अलग अलग नट्स के बारे में सोच रहा था। आगे जाने पर हिराकू को अब एक और पेड़ दिखता है। हिराकू कहता है कि अगर ये फील्ड सिर्फ नट्स के लिए है तो आखिर इस वाले पेड़ के ऊपर कलरफुल फ्रूट्स क्यों उगे हुए हैं। वो लोग अब देखते हैं कि इसके जो फ्रूट हैं वो थोड़े से पेपर की तरह दिख रहे हैं, पर अब हिराकू कहता है कि ये पेपर की तरह दिख तो नहीं रहे हैं, इसके नीचे से कुछ निकला हुआ है। वहीं उस चीज की शेप देखकर हिराकू को पता चल जाता है कि आखिर क्या है, पर हिराकू को ये नहीं पता कि ये चीज ऐसे उगती है। हिराकू उस चीज को अब उस फ्रूट से अलग करता है और अब फ्लोरम उसके शेल को तोड़ती है। ये देख हिराकू शौक हो जाता है कि सभी लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। वो लोग छिलकों को तो अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं। वहीं पर हिराकू को पता चलता है कि ये चीज और कोई नहीं बल्कि है काजू। हिराकू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे उगती है, इनके ऊपर फ्रूट्स होते हैं और इनके नीचे काजू। हिराकू इन काजू के फ्रूट्स को अब ज़ाबूटोन के बच्चे को दे देता है क्योंकि इनका फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो एप्पल और पियर की तरह है। अगली सीन में अब वो सारे नट्स को अब थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं और अब सभी को ये काफी अच्छे लगते हैं। फ्लोरम अब कहती है कि ये तो चाय के साथ काफी पसंद आएंगे लोगों को। वो अब कहते हैं कि हम इन्हें इजीली ट्रेड भी कर पाएंगे क्योंकि ये काफी लंबे समय तक चल जाते हैं। हिराकू अब सोचता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा
तो मुझे और भी नई चीजों को उगाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे काजू की तरह फिर से कुछ कमाल की चीज मिलेगी या फिर नहीं। अगले सीन में हिराको अब हम लोगों से कहता है कि चलो मैं तुम लोग को हमारे स्लाइम की कहानी बताता हूँ। एक दिन एक स्लाइम ने हमारे पानी को प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन एक दिन वो वाइन के बैरल के अंदर गिर गया और सारी वाइन को पीने के बाद वो एक वाइन स्लाइम बन गया। उसी की ही बात से ये जो स्लाइम था ये हर एक इवेंट में आने लगा हमारे साथ और ये हमेशा और भी ज्यादा ड्रिंक्स पीने की कोशिश करता था, पर हमें स्लाइम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अगले सीन में हिराको और टिया को दिखाया जाता है। हिराको अब सिग्नल करता है और टिया आसमान से एक बास्केट को फेंक देती है, जिसकी वजह से कपड़ा लगा हुआ था जो कि एक पैराशूट की तरह काम करता है, इसलिए वो बकेट अब नीचे आराम से आती है। ये देख हिराको भी खुश जाता है और कहता है कि तो काफी अच्छे से काम कर रही है। तभी वहाँ पर हाकुरन और लास्टी आ जाते हैं। वो भी ये देखकर कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। तो हिराको बताता है कि मैं पैराशूट ट्राई कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि लेकिन क्यों, जिस पर हिराको कहता है कि इसलिए जिससे अगर मैं कभी तुम्हारे ऊपर से नीचे गिर जाऊं उड़ते हुए तो ये पैराशूट मुझे आराम से नीचे सेफली लैंडिंग करवा देगा। ये सुनकर हाकुरन कहती है कि तुम सीधा ग्राउंड पर नॉर्मल तरीके से लैंड क्यों नहीं करते हो, बिल्कुल हमारी तरह। तो हिराको कहता है कि माफ करना, मैं इतना भी नॉर्मल नहीं हूँ, अगर ऊपर से मैं नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। वहीं टिया अब कहने लगती है कि ये चीज काफी अच्छे से काम करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पैराशूट ज्यादा वेट उठा पाएगा। तो हिराको भी कहता है कि हाँ, हमें इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वाइन स्लाइम आ जाता है जो कि इशारे करके हिराको से कहता है कि मुझे इसे ट्राई करना है। तो हिराको कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए सेफ होगा या फिर नहीं, जिस पर टिया कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी ये स्लाइम काफी हल्का है, इसे कुछ नहीं होगा। तो हिराको भी मान जाता है, जिसके बाद अब उस स्लाइम को अब उस बास्केट के अंदर डाल दिया जाता है और अब टिया उसे ऊपर से फेंक देती है और अब ये जो टेस्ट ड्राइव होती है ये काफी सेफली जाती है क्योंकि ये पैराशूट काफी अच्छे से काम कर रहा होता है। वहीं हिराको को पता चल जाता है, वो कहता है कि इस बास्केट के अंदर अल्कोहल थी, जरूर ये स्लाइम उस अल्कोहल को पीना चाहता था, ना कि वो पैराशूट को ट्राई करना चाहता था। अल्कोहल पीकर वो स्लाइम अब नीचे कूद जाता है। इतनी ऊपर से कूद कर भी उसे चोट नहीं लगती है और अब वो तो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को माउंटेन एल्फ के वर्कशॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अब काम कर रही होती है। तभी या के पास अब हिटेटो नाम की एक एल्फ आती है जो कि हमें पता चलता है कि वो एक असिस्टेंट हेड है माउंटेन एल्फ की। वो अब या से कहती है कि मैं हमारे प्रोडक्शन प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अब या कहती है कि हाँ, मैं वही काम कर रही हूँ, काफी कमाल का काम कर रही हूँ ना मैं। तो अभी टैटो से कहती है कि हम लोग को इस तरीके से ये स्टैंडर्ड बाउल बनाने के लिए नहीं कहा गया है, जिस पर अब या कहती है कि लेकिन इसके अंदर सभी लोग अपना खाना एक ही बारे में खा पाएंगे, छोटी चीजों से तो बड़ी ही चीजें बेहतर हैं। और अब जैसे या ये बात बोलती है, उसका वो जो बॉल होता है जो कि वो बना रही थी मिट्टी से, वो अब टूट जाता है, जो देखकर या परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे इसे और भी थिक और ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद अब हिटेटो अब हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम है हिटेटो और मैं लेडी या की असिस्टेंट हूँ। या और मैं एक के साथ बड़े हुए थे और सभी लोग की लीडर मैं ही बनने वाली थी, पर मैंने देखा कि मैं एक असिस्टेंट के तौर पर काफी अच्छे से काम कर रही हूँ, तो लीडर ना बन के मैं या की असिस्टेंट बन गई। इसकी वजह से या को हमारा लीडर बनना पड़ा और मेरे हिसाब से वो हमारी परफेक्ट लीडर है। काफी सब कुछ सहन करने के बाद हम लोग इस ग्रेट ट्री विलेज के अंदर आए। यहाँ पर हम लोग का काफी अच्छे से स्वागत किया गया। यहाँ पर तो नहाने के लिए गर्म पानी भी है और सोने के लिए कमाल के बेड भी हैं। यहाँ पर हम लोग हर दिन ही लग्जरी लाइफ जीते हैं जो कि हम लोगों ने कभी भी नहीं जी थी। हम लोग काफी ज्यादा ग्रेटफुल है कि हम लोग इस विलेज में आए, लेकिन हमारी लीडर के असिस्टेंट होने के तौर पर मुझे सारी चीजों को संभाल कर रखना पड़ता है। लेडी या इस चीज के बारे में सोचती नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग इस विलेज का फायदा करवाएं, क्योंकि इस विलेज ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है और हमारा भी फर्ज बनता है इस विलेज की मदद करना। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मेयर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, क्योंकि हिराको इस विलेज के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। जितना मुझे पता है जो मेयर है वो सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करते हैं, पर फिर भी बेहतर यही रहेगा कि उनकी नजरों में हम काफी ज्यादा फेमस रहें। और अच्छी बात यह है कि या बिल्कुल तैयार है इस चीज के लिए। हिटेटो साफ साफ देख सकती है कि जो या है वो हिराको को पसंद करती है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। हिटेटो अब या के पास आती है इसी चीज के बारे में बात करने के लिए, पर या अब शर्माने लगती है और बात को टालने की कोशिश करती है, जो देखकर हिटेटो कहती है कि ठीक है फिर चलो पूरी कोशिश करते हैं जिससे कि हम लोग हिराको के सबसे फेवरेट बन सके। इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। जो सुनकर अब या भी काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए वो माउंटेन पर आ जाती है और अब वो एक काफी बड़ा पत्थर उठा लेती है। ऐसा करके वो हिटेटो से कहती है कि ये कैसा है, जिस पर अब हिटेटो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। तो या कहती है कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ जिससे कि मैं हिराको की अटेंशन को अपने ऊपर ला सकूं। वहीं अब या बताने लगती है कि देखो मैं इस तरीके से हर दिन पत्थर उठाती आ रही हूँ और अब तो 99 दिन है और अब मैं इतने बड़े पत्थर को उठा सकती हूँ। ये देखकर अब हिटेटो कहती है कि हिराको का अटेंशन अपने ऊपर लाने
उठाने के लिए तुम्हें मसल्स की जरूरत नहीं है। तो अब यह कहती है कि लेकिन हमारे में तो जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वही लड़कों को जीत पाता है। जिस पर पोटैटो कहती है कि हाँ, हमारी पुरानी कहानियां ऐसी ही होती है, लेकिन वो कहानियां हिराकू के सामने अप्लाई नहीं होती है। हिराकू तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर यह काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। विलेज के अंदर और बाकी जितने भी लोग हैं वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। ये तो मैंने मार्शल आर्ट कंपटीशन में ही देख लिया था। अगर मैं बाकी लोगों को नहीं हरा पाऊंगी तो मैं हिराकू को कभी भी नहीं जीत पाऊंगी। ये सुनकर हिटाटो कहती है कि लगता है कि तुम गलत ही समझ गई। मैं बस चाहती थी कि हम लोग हिराकू के फेवरेट बने, ना कि हम लोग ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो तुमसे प्यार करने लगे हैं। अगले सीन में वो लोग अब हिराकू के पास आ जाते हैं। उनके पास उनका हिराकू कहता है कि तुम लोग मुझे क्या दिखाना चाहते हो। ये सुनते ही यह अब एक काफी बड़े पत्थर को उठा देती है और अब वो हिराकू से कहती है कि यह अब तक का सबसे हैवीएस्ट पत्थर है जो कि मैंने उठाया है, लेकिन मैं इससे भी बड़े पत्थर को उठा सकती हूँ। वहीं वो देखकर तो हिराकू भी डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, इस पत्थर को नीचे रख दो। तो अब उस पत्थर को हिराकू के ऊपर रखने वाली होती है, जो देखकर तो वो भी डर जाता है। अगले सीन में यह अब काफी उदास बैठी होती है, जो देखकर हिटाटो कहती है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि कुछ चीजों को ताकत से सोल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन उदास मत हो, हम लोग और भी तरीके आजमा सकते हैं। तो यह अब एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, इस बार मैं हिराकू को अपने कमाल के एब्स दिखाऊंगी। ऐसे बोलकर वो एब्स की ट्रेनिंग करने लगती है। ये देखकर हिटाटो कहती है कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई और तरीका आजमाना होगा। वो अब सोचती है कि शायद से जो या है वो अपनी बॉडी दिखा सकती है हिराकू के सामने, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि या का जो चेस्ट साइज है वो तो काफी कम है। तो वो कहती है कि नहीं, हम ये ट्राई नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर या भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने चेस्ट को और ज्यादा बड़ा बनाऊंगी। ऐसे बोलकर वो अपने ऊपर एक पत्थर रखकर अब पुशअप्स करने लगती है, जो देखकर हिटाटो कहती है कि आखिर तुम अपनी मसल्स के ही पीछे क्यों पड़ी हुई हो, बंद करो ये सब। और अब इसी के साथ गाइस यार ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।